नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा होने वाली अगस्त में, यानी 5 अगस्त आपका टेंटेटिव डेट यहाँ पे बताया गया है। और इस 5 अगस्त में आप लोगों का लगभग यहाँ पे 15 दिनों का समय आप लोगों के पास शेष बचा हुआ है। तो इसी में हम लोग यहाँ पे आपकी शुरुआत करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। जितना हो सकता है उतनी आप लोग की मदद करने की कोशिश की जाएगी और प्रैक्टिस सेट 1 यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। और डेली आप लोग की जो टीचिंग एप्टीट्यूड क्लासेस होंगी वह शाम को 5 बजे शुरू होंगी। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे होता है? सूचनाओं, ज्ञान, तथ्यों की जानकारी से, रुचियों, अभिवृत्तियों और मूल्यों के विकास से, शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण से, उपरोक्त सभी। तो 1 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो संबंध होता है वह सूचनाओं, ज्ञान और तथ्यों की जानकारी से होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। निम्न में से भावात्मक ज्ञान क्षेत्र का जो स्तर है वह कौन से स्तर होते हैं? भावात्मक ज्ञान के आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजित करना, या फिर मूल्यांकन, संश्लेषण ज्ञान, या फिर ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, बोध, या फिर आपका हस्तकौशल, प्रकृतिकरण, या फिर प्रतिरूपता। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कि आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया और संयोजित करना, ये सभी के सभी जो स्टेज आपके हैं वो भावात्मक ज्ञान से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 3 कि शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली जो प्रमुख प्रक्रिया है वह क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है, जब भी आप टीचिंग करने जाते हैं तो उसके पहले कुछ न कुछ आप क्रियाकलाप करते हैं। तो वह क्रियाकलाप की जो प्रक्रिया होती है वह क्या है? शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, या उपरोक्त में से सभी। तो 3 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि शिक्षण के पूर्व हम लोग क्या करते हैं, अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उसके संबंध में निर्णय लेते हैं और उसके साथ साथ क्या हम प्रस्तुति करने जा रहे हैं, क्या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से यानी एक सीक्वेंस बनाकर के उसको प्रेजेंट करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है यानी जो प्रोसेस होता है वह केवल और केवल एक ही ऑप्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं, परिपक्वता जो है वह सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। प्रश्न नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है कि अध्ययन करने वाले अर्थात कि जैसे आप इस वर्तमान समय में यूपी बीएड या फिर बीएचयू बीएड या फिर इलाहाबाद बीएड की जो तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको क्या बोलेंगे? आप अध्ययन करने वाले हैं तो हम आपको किस अन्य नाम से पुकार सकते हैं? कैसा कौन सा अन्य नाम होगा जो हम आपको पुकारेंगे? शिक्षार्थी कह सकते हैं, अध्येता कह सकते हैं, छात्र कह सकते हैं, या फिर सभी। बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को सही लगाएंगे क्योंकि हम आपको शिक्षार्थी भी कह सकते हैं, छात्र भी कह सकते हैं और अध्येता भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख दायित्व क्या है? छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, छात्रों के वैयक्तिक व्यवहार संबंधी सूचनाओं को संकलित करना, या फिर कार्य विश्लेषण करना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 6 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न में आते हैं, दिया है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे है? ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे ये आपको बताना है। मानसिक योग्यताओं से, शारीरिक योग्यताओं से, गामक योग्यताओं से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 7 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो संबंध है वह मानसिक योग्यताओं से नहीं है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन डीबी ने, बीओ स्मिथ ने, वाटसन ने, या फिर आपका जेम्स ब्रूनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी जेम्स ब्रूनर के द्वारा शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। उससे पहले भी एक प्रयोग किया गया था लेकिन वो जानने की आप लोग कोई आवश्यकता है नहीं। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे सही करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, दिया है कि किस सिद्धांत के द्वारा शिक्षार्थी श्रोता के स्थान पर प्रतिभागी होता है? क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, या फिर विभाजन का सिद्धांत। तो 9 का जो सही आंसर होगा वह आपका ए सही होगा। क्रिया के द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है वह आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं, दिया हुआ है कि शिक्षण के किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है? शिक्षण के किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है? अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अनुदेशन का सिद्धांत, या फिर आपका विभाजन का सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी प्रेरणा का जो सिद्धांत है वह आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न में आते हैं, दिया है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है मस्तिष्क से, हृदय से, हाथों से, या फिर आपका बातों से। तो 11th का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क से यहाँ पे सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 दिया हुआ है कि औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक क्या है? अनुदेशन है, प्रतिपादन है, प्रशिक्षण है या फिर आपका अनुबंधन है? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुदेशन जो है वो आपका औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक होता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि शिक्षण की अवस्था क्या है? शिक्षण की अवस्था क्या है? पूर्व तत्परता अवस्था, अंत प्रक्रिया अवस्था, शिक्षण तत्परता के पश्चात की अवस्था, उपरोक्त तीनों अवस्थाएं। तो 13 का सही आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त तीनों अवस्थाएं आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न में आते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 और ये थोड़ा सा आपका बड़ा दिया हुआ है और इसको आप लोग सोच समझ के आंसर करिएगा। दिया है कि बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? विज्ञान के विषयों के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए या फिर उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास की दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं उनकी समानता और तुलना करने की आदत विकसित कर सके, या फिर उन्हें यह बताएं कि शोध कार्य करने पर उच्च डिग्री, नाम और पुरस्कार मिलते हैं, उन्हें बड़े बड़े शोधकर्ता की कहानियां सुनाएंगे। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता एवं तुलना करने की आदत विकसित कर सके। अगले आते हैं प्रश्न नंबर 15 पे दिया हुआ है यहाँ पर कि शिक्षण क्रियाओं का महत्व बताइए। शिक्षण क्रियाओं का महत्व क्या है, आपको बताना है। अध्यापकों के द्वारा अध्यापकों के द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व और बाद में की गई जाने वाली जो संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान हो, या फिर अध्यापकों द्वारा अपने शिक्षण कौशल में अपेक्षित सुधार हो, या फिर अध्यापकों के द्वारा शिक्षण चरों का उत्तम ज्ञान हो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 का जो सही आंसर होगा वह डी सही होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और अभी तक आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, पढ़ाने का तरीका सही लग रहा होगा, क्वेश्चन के लेवल अच्छा लग रहा हो तो जरूर इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। एक बार जरूर लाइक करिए और हो सके तो इसको अपने मित्रों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया शिक्षण की पूर्व तत्परता से संबंधित नहीं है? शिक्षण की युक्तियों प्रविधियों संबंधित निर्णय लेना, या फिर विशिष्ट पाठ्य वस्तु के लिए युक्तियों का विकास करना, या फिर छात्रों से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछना, या फिर प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध व्यवस्था करना। तो 16 का सही आंसर होगा आपका सी, यानी कि छात्रों से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछना आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे दिया हुआ है कि उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, नई जानकारी देना, व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए छात्रों को प्रेरित करना। यह आपका सही आंसर होगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो 17 का यहाँ पे सही आंसर होगा डी, यानी व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए छात्रों को प्रेरित करना। यह आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 दिया है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है, गेट्स के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, हंटर के द्वारा, या फिर गैरेट के द्वारा। तो 18 का सही आंसर होगा ए, यानी कि गेट्स महोदय के द्वारा ही आप लोग का परिवर्तन लाने की जो अधिगम है, मतलब अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने के जो अधिगम है, यह गेट्स के द्वारा बोला गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे और क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोग के स्क्रीन सामने दिखाई दे रहा होगा। 19 दिया हुआ कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण के सामान्य सूत्र को बताया? जेम्स ग्रेवर ने, हार्बर्ट स्पेंसर ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर मैग्ने ने। तो 19 का सही आंसर होगा बी, यानी हार्बर्ट स्पेंसर आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे दिया हुआ है कि शिक्षण के चरों का कार्य क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपचारात्मक, निदानात्मक, मूल्यांकन, या फिर ये सभी। तो 20 का सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, यानी ये सभी आपके सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिगम बिंदु कौन से हैं? अनुवाद करना, व्याख्या विवेचन करना, या फिर व्यतिकरण करना। तो यहाँ पे कूट दिया हुआ, उस कूट के हिसाब से आपको बताना है और उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 ये तीनों ही क्या है आपके कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिगम बिंदु हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, निम्न में से वो कौन सा उच्च शिक्षा से संबंधित ओरिएंटेड कॉलेज या फिर आपका ओरिएंटेड प्रोग्राम है? विदेशी भाषा कोर्सेज, शेयर मार्केट कोर्सेज, एनिमेशन, या फिर आपका ये सभी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी के सभी क्या हैं आपके उच्च शिक्षा से संबंधित ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जो कि आपका वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा फेमस आपका चल रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 पे दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। ओरिएंटेड कार्यक्रम अल्पकालिक व बेहतर रोजगार उन्मुखी नहीं होते हैं। पारंपरिक कार्यक्रमों में कॉलेजों व महाविद्यालयों में संचालित सामान्य शिक्षण प्रणाली व प्रबंध को शामिल किया जा सकता है, या फिर गैर पारंपरिक कार्यक्रमों में तकनीकी आधारित व जल्द स्मरणशील बनाने वाले पाठ्यक्रमों को समाहित किया जा सकता है। तो सही आंसर होगा आपका
प्रश्न नंबर 23 का जो होगा वह बहुत ही सिंपल सा है और आप लोग समझ के अगर इसको करते हैं तो आपको सही आंसर मिलेंगे। तो बिल्कुल सही है, 2 और 3 ये दोनों ही सही हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा। अगले प्रश्न में आते हैं और प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 दिया हुआ है और आपका प्रश्न नंबर 25 भी आपके स्क्रीन के सामने ही शो कर रहा है। दिया है कि शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या होता है? शिक्षक होता है, विद्यालय होता है, अधिगमकर्ता होता है या फिर आपका पाठ्यक्रम होता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिगमकर्ता जो हो वह शिक्षण का मूल केंद्र बिंदु होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने हेतु अपनाया जा सकता है? प्रशंसा करना, दंड देना, आलोचना करना या फिर जुर्माना लगाना? तो 25 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ए सही होगा, प्रशंसा करना, यानी हम उसकी प्रशंसा करेंगे तो वह क्या होगा? प्रेरित होगा। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।